तो कि ये जो सेशन है ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इकोनॉमिक्स का पूरा इकोनॉमी आपको करवाया जाएगा और इस सेशन को आप लोग किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी वनडे एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो उन सभी वनडे एग्जाम और किसी भी स्टेट पीसीएस को लेकर भी चल सकते हैं। इस सेशन में मैं आप लोगों को 9th 10th 11th की एनसीईआरटी भी करवाऊंगा, जिसमें कि उससे कंसेप्ट उठाएंगे और कई सारी स्टैंडर्ड बुक्स के भी फॉर्मेट आपको करवाऊंगा। आज मैं एक बार पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा, पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाऊंगा। आप बस भरोसा बनाए रखिएगा और थोड़ा सा टाइम खुद को भी दीजिए, स्वयं को भी थोड़ा सा समय दीजिए। बाइलिंगुअल होगा और जितना भी मैक्सिमम होगा बेहतर से बेहतर करवाने का प्रयास करूंगा। प्रयास नहीं, हम इसमें सफल भी होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आपको आ ही रही है, तो हम सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है हम ये जो सेशन शुरू कर रहे हैं ये यूपीएससी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इकोनॉमी ठीक और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें कितने एग्जाम कवर होंगे? बस जब मैं इधर लिखूं इंट्रोडक्शन क्लास दे देगी और इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि नाम इंट्रोडक्शन ये सब चीजें जरूरी नहीं है। मतलब कंटेंट क्वालिटी और जो आपने कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन कुमार सर पर और कुमार आईएएस संस्थान पर इतना भरोसा जताया है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे लेकर जाएंगे और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम कौन से कवर कर सकते हैं? आप कमेंट थोड़े स्लो और कॉपी पेन चलाना शुरू कर देना। मैं आपको टाइम भी दूंगा लिखने के लिए और बताऊंगा भी किस तरह से आप लोगों को चीजें आगे बढ़ानी है। बिल्कुल भी परेशान मत हो। देखो इसमें हम एग्जाम क्लियर करेंगे जो कि कवर करने वाले हैं यूपीएससी और स्टेट के पीएससी। ये दो तो बेसिक फोकस रहेगा इनके ऊपर हमारा। ठीक, और इसके अलावा अगर आप कोई वनडे एग्जाम देना चाहते हैं, आपको इकोनॉमिक्स से डर लगता है, आपको इकोनॉमिक्स से डर लगता है तो आप लोग इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। भरोसा करिए आपको इकोनॉमिक्स बहुत इजी लगेगी। केवल पहले 10 दिन मुझे दे दीजिए, फर्स्ट 10 डेज मुझे दे दो, उसके बाद के सारे दिन आप लोगों के रहेंगे। तो इतने सारे एग्जाम क्लियर करेंगे। अब इसमें जैसा कि आपको पता है कि इन सभी एग्जाम्स के हम जब यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो यूपीएससी को ही ध्यान में रखकर बात करूं तो प्रीलिम्स और मेंस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में ही इकोनॉमिक्स आता है। चाहे आप स्टेट पीसीएस ले लो या फिर आप यूपीएससी ले लो, दोनों में ही इकोनॉमिक्स आता है। यूपीएससी का जो पेपर है जीएस थर्ड, जीएस का तीसरा पेपर, जीएस पार्ट थर्ड, जिसमें एनवायरमेंट इकोनॉमी के साथ यह मेंस में पूछा जाता है और मेंस में हर बार लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इसके आते हैं। इतना तो कम से कम है। आप याद रखिए आप किसकी तैयारी कर रहे हो और इसका कितना वेट है। कोई सवाल करने से पहले एक बार सोच लेना कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और क्या ये सवाल जायज है। प्री और मेंस दोनों को लेकर चलूंगा और बस थोड़ा सा आराम से नोट्स बनाने हैं। मैं बोल के लिखवाऊंगा, इंग्लिश में बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना। थोड़ा सा मुझे सुन लो थोड़ी देर, उसके बाद आप सभी के डाउट ले लूंगा। 7-8 क्वेश्चन आपके हर बार मेंस में आते हैं। तो यहां पर तो हम बात करेंगे अवधारणाओं की।
अवधारणा, अर्थात कंसेप्चुअल प्रश्न। यहां तो ये आता है, बताऊंगा अभी किस तरह से आपको सॉर्ट आउट करने हैं वो सभी सवाल। और यहां पर फैक्चुअल अर्थात तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं। सीधे सीधे आपसे फैक्ट पूछता है। तो ये दोनों ही लेकर चलूंगा, प्री और मेंस दोनों। अब अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या है, सिलेबस आप लोगों के सामने है और ये आपको पीडीएफ मिल भी जाएगी प्रॉपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डराना नहीं चाहता, केवल कुछ चीजें हैं जिनको कि आप अपने निगाहों में बसा लीजिए, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। सिलेबस को लेकर ज्यादा इश्यू क्रिएट नहीं करना, क्या है कैसा है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा आगे भी। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय। आपको यूनिट्स बता दे रहा हूं। पहला यूनिट, दूसरा यूनिट नेशनल इनकम, तीसरा प्लानिंग इन इंडिया, चौथा इन्फ्लेशन, बजट एंड टैक्सेशन पांचवा, मनी एंड बैंकिंग छठवां, और फाइनेंशियल मार्केट सातवां यूनिट, और पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आठवां यूनिट, और नौवां यूनिट एग्रीकल्चर। और इतने सारे यूनिट आपको पढ़ने हैं। अब मैंने कहा कि इतने सारे, तो इतना सारा मतलब बोझ नहीं लेना मन के ऊपर कि क्या है ये। जैसे जो पहला यूनिट है आपका, हिंदी में पहले यूनिट को हम कहते हैं अर्थ व्यवस्था का परिचय। मतलब क्या है इकोनॉमी, कहां से बनी इकोनॉमी। दूसरा, राष्ट्रीय आय। तीसरा, भारत में योजना। कितने लोगों ने आप में से योजना आयोग या फिर नीति आयोग के बारे में सुना है? एक बार बस मतलब के कमेंट कीजिए कि हमने सुना है, हम जानते हैं। और चौथा जो यूनिट है आपका और हमारा, वो है इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति। आप सभी ने सुना है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था और नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो ये सारे इसमें पढ़ेंगे, भारत में योजनाओं का इतिहास, मुद्रा स्फीति चौथा। और पांचवा यूनिट है आपका बजट और टैक्सेशन। भारत में, पूरे विश्व का नहीं पढ़ना, भारत में कर व बजट व्यवस्था, कर व बजट व्यवस्था। छठवां है आपका मुद्रा व बैंकिंग। आराम आराम से लिखते चलना, इंग्लिश में भी लिखा हुआ और हिंदी में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही, नेहा जी, गुड्डू जी, मयंक और हर्ष, सलीम मलिक, राकेश कुमार, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। पूजा, यूपीएससी फाउंडेशन से भी, फाउंडेशन के लिए जिन लोगों का बिल्कुल भी बेसिक नहीं है, जिनका जीरो से भी और ज्यादा नीचे जीरो है, उन सबका ही करवाया जाएगा। और सातवां फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। और पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी। और नौवां एग्रीकल्चर, कृषि।
इसके अलावा यहां तक तो आप सभी ने लिख लिया होगा, यहां तक तो आपने लिख लिया होगा। हाँ जी, नीति आयोग का ज्योति मल्होत्रा जी बता रही, नीति आयोग का चेयरमैन पीएम होता है, जो भी होगा वो होता है, इन ऑफिसियो पद होता है वो, जो भी पीएम होगा वही उसका अध्यक्ष होगा। इसके बाद देखो, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, विश्व की इकोनॉमी से संबंधित संस्थाएं, इसमें भारत व विश्व दोनों ही आएंगे। भारत की भी संस्थाएं करवाऊंगा और विश्व की संस्थाएं भी करवाऊंगा। इंडेक्स एंड रिपोर्ट, रिपोर्ट और सूचकांक, एक ये टॉपिक भी रहेगा आपका। तीसरा, आपको उद्योगों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि जो वहां पर नहीं लिखा था उसको हम यहां पर ऐड कर देंगे, इंडस्ट्रीज। इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अभी कर दूंगा बैक, जस्ट वेट, अभी कर दूंगा। तो ये सारी संस्थाएं भी हमको पढ़नी है, और इनके अलावा प्लानिंग स्कीम, जिनको हम कहते हैं सरकारी योजनाएं, सरकारी योजना, ये और आपको टॉपिक्स करवाऊंगा, जिसमें कि आपका विदेश व्यापार भी आ जाएगा आपका इसमें, है ना। तो विदेश व्यापार, या फिर मैं पूरा का पूरा टॉपिक देख लूं तो उसको कहते हैं व्यापार, व्यापार ट्रेड, इंटरनल ट्रेड हो या फिर एक्सटर्नल ट्रेड हो, सारा ही आ जाएगा। क्लास आज ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पहले दिन से करना जरूरी है। बिहेव लाइक ए ऑफिसर, यू विल बिकम एन ऑफिसर। जीतेगा वही जो सबसे अंतिम तक जुड़ा रहेगा क्लास में, और जो ट्यूबलाइट की तरह आते और जाते रहेंगे उनको भी सिलेक्शन आता जाता हुआ ही मिलेगा। तो एजुकेशन विद साहब को राम राम, शुभम। क्या हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाने से पहले एनसीईआरटी आनी चाहिए? आपको कुछ नहीं आना चाहिए, आपको बस कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन पर आना चाहिए। मैं हूं, जीरो से लेकर हीरो तक पहुंचा दूंगा आपको, बस भरोसा करिए, ठीक है। करंट से रिलेटेड ही कराऊंगा, और ये जितने भी टॉपिक हैं ये करंट के टॉपिक हैं जो मैंने अलग से लिख दिए आपके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक भी लिखे हुए हैं, जैसे परिभाषा, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, ये सब चीजें। अभी ये आप कह रहे थे ये नहीं लिखा आपने, ये लिख लो एक बार। और जैसे ही लिख लो वैसे ही बता देना। लिख लिया होगा आपने, चलो अब देखो ये सारा हो जाएगा। और इसके अलावा जो सिलेबस का एक टुकड़ा था जो मैंने डिस्कस किया, कि वहां के बाद जो नहीं लिखा था वो यहां पर, फिर उसके बाद देखो ये वाला टॉपिक एक सिलेबस, इंडियन इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन ट्रेड। जैसे अगर हम बात करें तो आप इस पीडीएफ को इधर ले लो, यहां पर उद्योग, ये 10वां टॉपिक होना चाहिए। 11वां सेवा क्षेत्र,
12वां अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो मैंने लिख दी थी। और फॉरेन ट्रेड। ठीक। देखो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का, रुको थोड़ा सब्र करो, वेट करो, सब करवाया जाएगा। एकदम से ही पहले ही दिन इकोनॉमिक सर्वे नहीं करवा सकते ना। तो बात यह है कि ये आपका सिलेबस हो गया। अगर आप यूपीएससी निकालना चाहते हो तो इसके लिए कोई बड़ी शर्त नहीं है। शर्त है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन अर्थात जैववाद का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का अर्थ होता है जो सबसे बेहतरीन होगा वही जीतेगा। वो डाल दिया होगा टेलीग्राम पर। और जो सबसे खराब होगा वो इससे बाहर चला जाएगा रेस से। तो आखिरी तक बने रहना। आपका यूपीएससी क्या, आप कोई भी एग्जाम दुनिया का क्वालिफाई कर सकते हो। आपको मैं कुछ नहीं दूंगा। अब बात करते हैं कि किस तरह से होगा। आप यहां आ ही गए हो तो नॉर्मली दो चीजें और दे देना। पहला, 10 दिन दे दीजिए मुझे बस शुरुआती, जिससे कि मैं आपका बेस बना सकूं। दूसरा, धैर्य बना के रखना, पेशेंस। क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी में सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता होती है। मेरी क्लास खत्म हो जाए और आपके सवालों के जवाब ना दे पाऊं, 2 आवर क्लास चलेगी। तो क्लास के बाद में और अगले ही दिन कमेंट कर करके मेरे प्राण पी लेना कि सर आपने बताया नहीं था। तीसरा जो आपसे चाहिए, तीसरी कमिटमेंट जो आपसे चाहिए, आप डाउट पूछेंगे। जितना मैक्सिमम हो सके उतना। ये 3 काम आप कर लीजिए बस। मुझे इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपने बढ़िया चुन लिया है। 10 दिन दीजिए, पहले 10 दिन केवल 10 क्लास अर्थात 20 घंटे। दूसरा, धैर्य बना के रखना है। तीसरा, आप डाउट्स पूछें। अगर आपको मेहनत करनी है तो एक काम आपको यह भी करना है कि सबसे पहले जो भी मैं बोल रहा हूं उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। घर पे रिवीजन करना है और रिवीजन के बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट से आपको टेस्ट देके देखना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के आए। आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स बनवाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। रिवीजन आप घर पे करिए, फिर उसके बाद जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊं उसी टॉपिक का पीवाईक्यू लगाइए और फिर टेस्ट करिए खुद को कि क्या आप इस लायक हो चुके हैं कि आप यूपीएससी में बैठ पाए। क्योंकि व्यक्ति को अपनी सफलता असफलता का एहसास आभास स्वयं हो जाता है। इसके बाद कक्षा का समय, क्लास ड्यूरेशन, सबको पता है। सुबह 8 बजे, 8 बजे प्रतिदिन
2 आवर्स। आज का सेशन सभी सेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि इकोनॉमिक्स कैसे करनी है। इस 2 आवर्स को मैंने बांट रखा है 3 भागों में। पहला 15 मिनट, डेढ़ घंटा और बाद के 15 मिनट। पहले 15 मिनट जो होंगे उसमें मैं पिछले दिन का रिवाइज करवाऊंगा आपको। इसमें आपकी प्रॉपर क्लास चलेगी और जो क्लास में पढ़ाऊंगा उसका रिवीजन। अब इस फॉर्मूला को मैं एक रणनीतिक नाम दे दे रहा हूं और आपको भी यही करना चाहिए। 3R फॉर्मूला। सब्जेक्ट कोई भी हो, रीड, रिवाइज, रिव्यू। कैसी लगी आपको ये स्ट्रेटजी? ईमानदारी से बताना। क्या ये 3 जब हम फोकस कर लेंगे कि 15 मिनट हम आज जो पढ़ाऊंगा उसको कल पहले 15 मिनट रिवीजन करवाऊंगा, फिर आपको डेढ़ घंटे पढ़ाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाऊंगा, और बाद के 15 मिनट जो आज करवाया उसका रिवीजन भी करवाऊंगा आपको। और इसके बाद ये जो फॉर्मूला है रीड रिवाइज रिव्यू, सबसे पहले आपको पढ़ना है, फिर दोहराव करना है और फिर शॉर्ट पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट्स, जो जो चीजें याद आ रही हैं आंखें बंद करके, जो जो चीजें याद आ रही हैं उसको दोबारा से लिखते रहना है। यहां पर भी करिए, घर पर भी करिए, मैं भी करवाऊंगा, आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से आप लोगों को आगे बढ़ना है। क्लियर? कक्षा का समय आपको बता दिया। आपसे केवल 3 चीजें चाहिए और अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो तो आप 100 चीजें करके देख लीजिए। एक ये वाला फिनोमेना जरूर कर लेना, नोट्स, रिवीजन, पीवाईक्यू और उसके बाद स्वयं का टेस्ट। 10 दिनों के बाद, जैसे ही आपके 10 दिन व्यतीत हो जाएंगे, आफ्टर 10 डेज, जब आप लायक हो जाएंगे कि अभी आप लोगों को इकोनॉमिक्स की एबीसीडी आ गई है, तो 10 क्वेश्चन डेली में आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा इसी क्लास में। इसी 2 घंटे में से एक 15 मिनट का समय होगा जो कि आप लोगों को पीवाईक्यू भी करवाए जाएंगे। ऐसे सभी बच्चे, ऐसे सभी बच्चे प्रीलिम्स से पहले खत्म हो जाएगा, इतना भी मुझे पता है। ऐसे प्रीलिम्स से पहले भी करवा देंगे। ऐसे सभी बच्चे जो चाहते हैं कि बुक्स कौन सी इसमें कवर होंगी, या फिर जो चाहते हैं कि बुक्स कौन सी हो, क्योंकि ये रोज का सवाल नहीं होगा, आज ही खत्म कर देते हैं। देखो कई सारी बुक्स होती हैं, संजीव वर्मा, रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया, ये कुछ स्टैंडर्ड बुक मानी जाती हैं। ये इंग्लिश में आती हैं। मुझे अगर पूछा जाए तो सबसे बेहतरीन बुक ये। अगर आपको बेसिक्स क्लियर करना है और बिल्कुल जीरो से शुरू करना है तो 9, 10th और 11th की एनसीईआरटी, इसके अलावा
हिंदी के लिए लाल एंड लाल, और इंग्लिश और हिंदी वाले जो भी अपने बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक्स, तो वो रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं के शंकर गणेश। ये तो स्लाइड उन बच्चों के लिए थी जिनके मन में ये रहता है कि करें कैसे, और बुक नहीं बताया आपने, बुक नहीं बताया, बुक नहीं बताया, तो भाई बुक देख लो, ये है। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे, ये दो आते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सर्वे ना लेके समरी पढ़ें। समरी आती है, क्योंकि सर्वे तो 500 पेजों के दो आ जाते हैं, और इसके साथ साथ ये बजट। ये तो उन ब्रिलियंट बालकों के लिए कि वो 2 घंटे की क्लास और इतना सारा मटेरियल लेने के बाद और अकेला महसूस करें कि हाय मैं तो बिना किताबों के जी नहीं पाऊंगा, मुझे तो बुक्स चाहिए ही चाहिए, तो वो खूब खरीद लें। बकाया आप अगर इस क्लास को करोगे तो इन किताबों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इन सभी किताबों को इसमें कवर करवा दूंगा आपको। अब बात करते हैं ड्यूरेशन कितनी होगी, तो छोटा सा ही है वो तो ड्यूरेशन, क्योंकि आपके सवालों के जवाब सारे के सारे दिए जा रहा हूं। तो ड्यूरेशन इस सेशन की, कोर्स की जो रहेगी वो लगभग 3 महीने के आसपास रहेगी। उससे पहले भी हो सकता है, उससे बाद में भी हो सकता है। जरूरी तो देखो कुछ भी नहीं है, ये तो ये है कि अगर आप लोग केवल इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हो तो उसके लिए बुक्स पढ़ लो। पहले तो मैं चाहूंगा कि मैं बेसिक्स से करवाऊंगा, और बेसिक्स ही आप लोग पहले क्लियर करें, पहले 10 दिन दें, और फिर आपको लगे कि नहीं हम तो बुक ही पढ़ेंगे, बुक पढ़े बिना मर जाएंगे, हमारे लिए तो बुक ही अमृत का काम करेगी, तो वो बुक बिल्कुल खरीद लें। और इनमें से कोई भी एक कोई भी इंग्लिश वाला खरीद ले, कोई भी हिंदी वाला खरीद ले। ये तो करंट अफेयर्स का होता है, ये तो ईयरली ही आते हैं, तो साल में 2 बार छपते हैं इकोनॉमिक सर्वे। और वैसे तो आप पीआई भी फॉलो करो, तो उस पर आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत सारी चीजें डेली के तौर पर मिल जाएंगी। पीआईबी का पेज है, उसको गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट है, उसको आप शायद फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर है। सब करवाऊंगा मैं तो खैर। ड्यूरेशन की भी बात हो गई। अब जो आपने कहा कि आप करेंगे यूपीएससी की तैयारी या फिर स्टेट पीसीएस की, किसी की भी, 2023 में भी इकोनॉमिक्स के 19 क्वेश्चन थे प्रीलिम्स में, और 7-8 क्वेश्चन तो मेंस में आते ही हैं। और प्रीलिम्स या मेंस किसी की भी बात करें, शुरुआत 0 से होती है, और शुरुआत होगी आपकी प्रीलिम्स से। ठीक है, कोशिश पूरी करूंगा कि जून से पहले हो जाए। तो अभी पूरा क्लास का एक बायोडाटा, एक खाका बना के आपके सामने रख दिया। देखो मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरी क्लास सफिशियंट नहीं है, मेरी क्लास सफिशियंट है, बशर्ते आप लोग कितने तन्मयता के साथ, मतलब कितने पेशेंस के साथ इस क्लास को देख पाओगे। विश्वास इस बात का करना, प्रत्येक से कह रहा हूं, ये वीडियो बाद में देखो या फिर अभी देखो, कि मैंने 40 मिनट आप लोगों को केवल ये समझाने में व्यतीत किए कि आपको पढ़ना कैसे है। आप इन चिन्हों पे पढ़ के देख लेना, आपको इकोनॉमिक्स ना रटवा दूं तो आप जो कहेंगे सो करेंगे। एक बारी सभी जो भी मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम दो, चाहे आप आरएएस का एग्जाम दो, चाहे आप बिहार पीसीएस का दो, एमपी पीसीएस का दो, उत्तराखंड का दो, ये जितने भी हिंदी बेल्ट के और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो भी हैं, और उन सब के लिए ये क्लास इतनी बेनिफिशियल रहेगी, इतनी बेनिफिशियल रहेगी कि इसकी गुणवत्ता आप लोगों को क्लास के खत्म होने के बाद पता लगेगी, 2 घंटे की क्लास होने के बाद। बस एक काम करना, ये जो है ये वाली स्लाइड आप जिंदगी में मत भूलना जब तक क्लास चले तब तक, ये प्लीज, बस रिक्वेस्ट है, पेपर आपको निकालना है ना। रटवा ही नहीं सकते, इकोनॉमिक्स वो टॉपिक है जिसको रटवा ही नहीं सकता, मैं किसी भी कीमत पर नहीं रटवा सकता, मैं नहीं रटवा सकता, ये काम आप कर लीजिए।
2 घंटे का आपको पता नहीं चलेगा कब कहां निकल गए। चलो तो शुरू करते हैं हम इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। ठीक है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, इकोनॉमिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं हम अर्थशास्त्र। द वर्ड इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। मेरा नाम अरुण है। बिल्कुल उबाऊ नहीं लगेगा, विश्वास करना। आपने ये वर्ड कभी सुना है? बहुत ज्यादा फायदा होगा, आप किसी भी क्लास की तैयारी करना। मैंने 40 मिनट खराब किए हैं, अब एक भी कमेंट अनर्गल नहीं आना चाहिए, और मैं तो कहूंगा कमेंट बंद ही कर लो तो ज्यादा बेहतर। अरे मेरा अक्षय, तो एक बात बताइए कि मिटा दूं फिर से? तो ये बताओ, आपने ये शब्द सबसे पहले कब सुना, और इस शब्द से आप क्या समझते हैं? देखो भाई, बिहार की धरती वालों को तो पता रहना चाहिए कि महागुरु कौटिल्य आए थे, जिनको कि चाणक्य भी कहा जाता था, और इनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। बहुत बेसिक से करेंगे, और ये फैक्ट जो भी बताऊं आप लिखते चलना बस। इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज्ड द वर्ड। इन्होंने सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया भाई? अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। और हमारे सामने पहली बार इतिहास में यह शब्द आया भी सबके सामने, अर्थशास्त्र। अब यहां मैं अगर बात करूं आपसे कि बेटा इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ था, तो इस शब्द का प्रयोग रुपया धन के अर्थों में नहीं हुआ था। चाणक्य डिडंट यूज दिस वर्ड इन द सेंस ऑफ रिसोर्सेज, ही यूज्ड द वर्ड अर्थशास्त्र फॉर पॉलिटिक्स। अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी, राजनीति का उल्लेख है। पुस्तक अर्थशास्त्र, और सब्जेक्ट क्या है इसका? पॉलिटिक्स। राजा कैसा होना चाहिए, राजा के पड़ोसी कैसे होने चाहिए, राजा को किस पर विश्वास करना चाहिए। और आजकल के जमाने में तो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बहुत सारे मेमेज और लोग एक एक कोटेशन कोट कर देते हैं, और उसमें कहा लिखा होता है कि चाणक्य ने कहा था, अर्थशास्त्र में लिखा था। तो ये पन्ना मत पूछ लेना उनको कि बुक कौन से नंबर के पन्ने पर लिखा है, क्योंकि बता ही नहीं पाएंगे। गीता में लिखा था। धमका देते हैं, भारी शब्द का प्रयोग करके लोग क्या करते हैं, धमका देते हैं।
कि कहीं फिर गीता के अगेंस्ट ना चला जाए या फिर चाणक्य के अगेंस्ट ना चला जाए। तो आप घबराना मत, किसी ने नहीं पढ़ी है पुस्तक, और जो पुस्तक मिलती है वो मूल प्रति के तौर पर थोड़ी ना मिलती है। जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में लिखें, और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिखें। और यहां पर एक फैक्ट इनके बारे में कि ये आप सभी ने लिख लिया यहां तक, फिर मैं अगली स्लाइड पलट रहा हूं। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय टैक्सला, तक्षशिला, ये वर्तमान पाकिस्तान में है। अब तो फूट चुकी है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। वो लोग दीपावली मनाने में ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए फोड़ दी है। ये बता क्यों रहा हूं बेटा आपको, चाणक्य इसी विश्वविद्यालय का आचार्य था। टैक्सला, और यह का गुरु था। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु। ये बस इसलिए बता दिए आपको कि ये फैक्ट है, और ये याद रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक्स वर्ड सबसे पहले हमारी निगाहों में कहां पर आया। कहां पर आया? चाणक्य की अर्थशास्त्र बुक में, जो किससे संबंधित है? राजनीति से। इसमें बिल्कुल भी धन, रिसोर्स का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक, अब यहां तक आप सबने लिख लिया होगा। 1 मिनट का समय है आपके पास, जिससे कि कमेंट अगर किसी को हो, और मैं तो ये बोलूंगा कि देखो बस कमेंट करो, सर समझ में आया या नहीं आया, इंग्लिश लिखी या ना लिखी, या फिर तेज पढ़ा रहा हूं या स्लो पढ़ा रहा हूं, या फिर कुछ और। ये मतलब भविष्य वक्ता मत बनो। ये क्या होता है, 2 घंटे की क्लास के बाद अगर आपका एक भी टॉपिक रह जाए, यूपीएससी का, एसएससी का, यूपीपीसीएस का, किसी का भी, क्योंकि आप एक विश्वसनीय चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, विश्वास करिए। दोबारा से हम शब्द देखते हैं बेटा, इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र। ठीक, अब की बार इसको हम और ब्रॉडर तरीके से पढ़ेंगे। आप भी कुछ नहीं जानते, मैं भी कुछ नहीं जानता, हम दोनों शून्य हैं। हम दोनों ही शून्य हैं, हमको कुछ भी नहीं पता। हम तोड़ना जानते हैं। इस दुनिया में रहने वाला प्रत्येक प्राणी लोगों को जोड़े ना जोड़े, तोड़ना जरूर जानता है। तो इसको आप तोड़ लो, अर्थ शास्त्र। क्या तोड़ना है आपको? सबकी पीडीएफ मिलेगी,
और लिखने के लिए मैं टाइम देता हूं, सबकी पीडीएफ मिलेगी। अर्थ प्लस शास्त्र, इतना तो कर लेंगे। अब यहां पर अर्थ का जो अर्थ है, द मीनिंग इज मनी। और रिसोर्सेज। अर्थ का अर्थ संसाधन है। क्या है? संसाधन। और शास्त्र का जो अर्थ है वो है बुक, पुस्तक। क्या अर्थ है बच्चा? पुस्तक। द बुक in which we study about resources. The book in which we study about resources. देखो भाई, मैंने आपको समझाया अर्थशास्त्र, शास्त्र माने बुक, पुस्तक, और अर्थ मनी, रिसोर्स भी कह सकते हैं इसको। अब मैं अगर एक परिभाषा निकालना चाहूं तो यहां पर हम लिखेंगे परिभाषा। पहले हिंदी वाले लिखो, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं और आप इंग्लिश वालों के लिए बोल दूंगा। वह पुस्तक जिसमें संसाधनों का उल्लेख है। द बुक in which resources are studied। ऐसी पुस्तक जिसमें संसाधनों का उल्लेख है या फिर जिसमें हम संसाधनों को पढ़ते हैं। यह परिभाषा आप सभी ने लिख ली। ये परिभाषा आप सभी ने पढ़ ली। सब बढ़ जाएगा क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, इसमें वह बालक भी है जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, और मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज उस बालक तक पहुंचे जिसको इकोनॉमिक्स बहुत कठिन लगती थी। जी, अगली स्लाइड पलट रहा हूं, जिन्होंने नहीं लिखा वो जल्दी से 2 सेकंड में लिख लो। अब यहां पर शब्द आया आपके सामने संसाधन। रिसोर्स। आप में से कितने बालक ऐसे हैं जो बताएंगे कि रिसोर्स क्या होता है? बताओ जल्दी से, रिसोर्स क्या होता है? जिसको नहीं आता उसको और ज्यादा आएगा, और जिसको आता है उसको बहुत ज्यादा आएगा। रिसोर्स क्या होते हैं? देखो, रिसोर्स वह प्रत्येक वस्तु जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो। That everything by which every human
being fulfill their needs. मैं आपको बेसिक से भी बेसिक करवाऊंगा आपको। देख लो, जिनका सही है वो देख लो, बिल्कुल सही बताया। नेहा ही नाम है ना आपका, आपने बिल्कुल सही बताया। केवल धन रोकड़ को नहीं कहते मेरे बच्चे, साधु कुमार। धन वह प्रत्येक वस्तु होती है जिससे धन कमाया जाए। अब यहां पर रिसोर्स क्या क्या हो सकती हैं आपके जीवन में? प्राकृतिक भी हो सकती हैं, नेचुरल, और मानवीय भी हो सकती हैं, आर्टिफिशियल। मेरे प्यारे प्यारे से पुग्गू मुग्गू से बाबू सोना से बाल को एक बार जल्दी से बताओ कि प्राकृतिक में क्या आ सकता है बेटा? हवा। हवा पॉलीथिन में भर भर के बिकेगी कुछ दिनों के बाद। जैसे पानी आरओ का बिकता है ना, ऐसे हवाओं के कैंप पर जाया करेंगे घरों पर। जल, धूप, खनिज, लवण, खनिज मिनरल्स, लवण सॉल्ट, और भी हो सकता है बहुत कुछ। पेड़ पौधे जो कुछ भी है वो क्या है हमारा? इनसे पैसा मिलता है कि नहीं मिलता? जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनसे पैसा कमाया जा सकता है। वह प्रत्येक वस्तु जिससे कि पैसा कमाया जाए। और दूसरी कौन सी हुई? मानवीय। जैसे सड़क बनाई मानव ने, सड़क, रोड। क्लियर? मानव ने सड़क बनाई, बांध बनाए, डैम, है ना? मानव ने परिवहन बनाया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन। शिल्पा सिंह कह रही है कि 8 रुपए की हवा 2 रुपए। ऐसा नहीं है। जो खाने का सामान होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है खाने के सामान को सड़ने से बचाने के लिए। देखो आप लोग ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं है कि वो खाने के जो पैकेट होते हैं, जिन बच्चों को ना पता हो वो लिख लेना कि वो जबरदस्ती आप लोगों को बेच रहा है। अगर वो गैस न भरेगा, नाइट्रोजन गैस नहीं भरेगा, तो वो पैकेट सड़ जाएगी और पूरा ही सिस्टम खराब हो जाना है। तो जो वस्तु महीने 2 महीने 4 महीने पैकेजिंग आइटम के तौर पर चलती है वो तुरंत खत्म हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? बात यह है परिवहन, ट्रांसपोर्ट, भैया बस, ऑटो, टेम्पू, ई रिक्शा, ये सब जो चल रहे हैं ये क्या होते हैं भैया? संचार, कम्युनिकेशन के जो भी साधन। ये बोर्ड, इससे भी रुपया कमाया जा रहा है भाई। सही कह रहे हो साहब। हीलियम, उड़ने वाले जो चीजें होती हैं उनमें, जैसे हवाई जहाज या फिर गुब्बारे। और जो सड़क पे चलते हैं वाहन, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है? तो ये हवा, जल, धूप। अब एक बात बताइए, यहां तक सबने लिख लिया? ऐसा कोई एक बालक जो परेशानी महसूस कर रहा हो? इज देयर एनीवन हु इज फीलिंग पेन इनसाइड देयर हार्ट और सोल?
एनीवन? ठीक, चलो अब एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात, कोई ज्यादा कहानियां नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, मजे लेते रहो क्लास के और 3 महीने के बाद इकोनॉमिक्स के जबरदस्त व्यक्ति बन के जाएंगे आप यहां से। धूप से कैसे बचा जाएगा? सन क्रीम लगाओ भाई, ये सन क्रीम चल रही है, और सन क्रीम जब लगाओगे तो फिर उन लोगों का क्या होता है, वो रोजगार चलेगा, तो आप जैसे लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो धूप से बच जाएंगे। छाता यूज करो, अम्ब्रेला यूज करो, है ना? ठीक, अब बात आती है इच्छाएं और विशेष। विशेष, and on the other hand we have resources. आपकी इच्छा ज्यादा है आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं या फिर आपके पास संसाधन ज्यादा हैं? हाँ ज्योति मल्होत्रा, इजीली वी कैन से आर्टिफिशियल रिसोर्सेज को वी कैन से ह्यूमन बीइंग। इजीली वही है जो भी आर्टिफिशियल जो हमने बनाया है, क्योंकि सड़क वड़क सब कुछ किसने बनाया? मानव ने। ठीक, इच्छाएं ज्यादा हैं, असीमित। अनलिमिटेड, और वी कैन से दीज आर लिमिटलेस। हमारी इच्छाएं ज्यादा हैं, चाहे अब सूरज है, सूरज कभी तो खत्म होगा, और जब सूरज खत्म होगा तो आपका सूरज खत्म होगा तो हवा भी खत्म होगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब खत्म हो जाएगा। बनाता ह्यूमन है प्रिंस राजकुमार, लेकिन वो जो पानी है ना, वो भगवान का दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा थिंक जरा हट के, मेंटोस खाया करो सुबह सुबह, एक एक मेंटोस, जिससे कि दिमाग जलता रहे। संसाधन सीमित हैं, लिमिटेड, ये लिमिटेड हैं। ठीक, तो अगर मैं अब हाल फिलहाल आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा बताना चाहूं, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, क्योंकि ये बदलेगी और आपको एक भी डाउट नहीं होने दूंगा। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, अब बात समझना बच्चा, है क्या ये? सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति कैसे की जाए? इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार की जाए? With the help of resources. With the help of limited resources, how we can fulfill our needs? Our needs are limitless. हर रोज एक नया सपना, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश यहां ना होता, वहां होता, काश ये मेरे साथ ना होता, वो होता, और वो है तो फिर ये लगता है कि और कोई है। How to use the scarce resources for better utilization? How to utilize
रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स, ये भी हो सकता है अक्षय बाबू, है ना। बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाउ वी कैन यूटिलाइज रिसोर्सेज, हाउ वी कैन यूटिलाइज रिसोर्सेज। संसाधनों का उपयोग कैसे करें, किस प्रकार संसाधनों का उपयोग करें कि हमारी पीढ़ी की, काम नहीं चलाते, सब इच्छा पूर्ति करते हैं। हम में से कोई भी काम नहीं चलाता। अभी जैसे मैं बात करूं, ठीक है मैं काम चला लूंगा, उसके बिहाफ, उसके बैक पीठ पे क्या छिपा हुआ है, वो है मुझे अपनी इच्छा पूर्ति करनी है। प्रत्येक प्राणी इस दुनिया का, इस जगत का, एवरीवन वांट्स टू फुलफिल देयर नीड्स, देयर विशेस। वी आर लिविंग ऑन दिस प्लेनेट जस्ट टू जस्टिफाई अवर सेल्फ। अपने आप को किस प्रकार से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, संसाधनों का उपयोग करें कि हमारी पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ण हो और आगामी पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रहें। द वे ऑफ मतलब यह है द वे ऑफ यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज इन द मैनर दैट वी कैन फुलफिल अवर नीड्स एंड सेव अवर फ्यूचर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। अब आजकल का प्रत्येक राजनेता, राजनेत्राणी ये बात तो इजीली बोल देता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा है और यही अर्थशास्त्र का एक बेहतर कंसेप्ट है। यहां तक लिख लिया होगा आपने। अर्थशास्त्र मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करता है।
बी स्टडी ह्यूमन एक्टिविटीज इन इकोनॉमिक्स। सौरभ स्पैम मत करो प्लीज, ये क्या लिख रहे हो, ये तो वही करा रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी करा रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी एनसीईआरटी से बाहर ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, सब आपकी मेहरबानी है अक्षय सर। और इससे भी बेहतर दूंगा, अभी तो ये बच्चों वाली एनसीईआरटी चल रही है। एक एक बात आप लोगों को आगे आने वाले 10 दिनों में बेहतर से बेहतर, बस मेरा प्रयास है, इसमें आप साथ देते रहो। वो मेरे जैसा लगता है, मैं नहीं लगता। चलो, ये आपने लिख लिया होगा। तो यहां तक हमने ये पढ़ लिया। एक सवाल आता है, हु सेज इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ मनी। किसने? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। अच्युतानंद त्रिपाठी साहब पूछ रहे हैं कि सर चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र का अर्थ क्या था? अब बताएं, आप सभी बताएं कि आप बता देंगे या फिर मैं बताऊं त्रिपाठी महोदय को। तो त्रिपाठी साहब, उसका अर्थ था उस समय राजनीति, है ना। ये एक बुक आई थी बेटा मेरे, और वो बुक थी 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई। और इसे ही हम अर्थशास्त्र के पापा कहते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। 1776 में एडम स्मिथ ने यूएसए की पूरी इकोनॉमी लिख डाली, और इनकी बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। हम पूरा दिन व्यतीत कर देंगे कि एडम स्मिथ कौन था, किस किस के ऊपर प्रयोग किया था, कहां का रहने वाला था, अमेरिका में ही प्रयोग क्यों किया, और ये सब इकोनॉमिक्स अमेरिका की ही क्यों लिखी। तो मैं सारी की सारी चीजें आपके सामने धीरे धीरे करके खुलासे के रूप में रखता चलूंगा। तो खुलासा होने में भी समय लगेगा, बहुत सारी चीजों के खुलासे होंगे। इकोनॉमिक्स अभी तो केवल आप लोगों को इकोनॉमिक्स ही बताया है। एक बार यहां तक अगर आप में से किसी को भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, दुख दर्द या तकलीफ है, तो पूछ लीजिए, और नहीं है तो आज्ञा दो, आगे चलें। जो 2 घंटे भूखे रहकर बिना पानी पिए पढ़ नहीं सकते, वो यूपीएससी कैसे क्लियर करेंगे, बताओ। टाइम तो देखो सवेरे वाला ही जबरदस्त है।
ठीक। अब बात आती है अर्थशास्त्र के प्रकार। और जब बात एनसीईआरटी की आती है तो 11th-12th की एनसीईआरटी आती है, उसमें दो एनसीईआरटी होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और नहीं नहीं, चाणक्य को पापा नहीं कह सकते ना। अब बच्चे को नाम उसके दादा दे देंगे तो क्या दादा को पापा कह देंगे? पापा तो उसका जो जेनेटिकल है वही होगा ना, ऐसे थोड़ी ना हो जाए किसी को ही पापा कह दो। अर्थशास्त्र के प्रकार। सच बताओ, ईमानदारी की बात यह है कि समझ में आया या नहीं अब तक? है जी। दो होते हैं बेटा। समष्टि, व्यष्टि और समष्टि। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैम, एज आई से, I will properly discuss about अक्षय, यू आर ट्राइंग टू, मतलब क्या कहते हैं उसको, भटका रहे हो तुम मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं। मल्होत्रा मैम हैं कोई जो ज्योति हैं, जो पूछ रही हैं कि सर एडम स्मिथ कहाँ करें? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, एंजल, जो कोई भी होगा, जो आपने नाम नहीं सुने होंगे, जिनकी केवल कहानियां आपने सुनी होंगी, लोग जो कहते हैं कि उसकी किताब में ऐसा लिखा था, मैं एक एक दिन दूंगा आपको, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, या फिर जो आजकल की जो सारी चीजें चल रही हैं, एक एक घंटा 2-2 घंटे डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि यहां समय का बंधन नहीं है जी, समय का बंधन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। देखो भाई, व्यष्टि, व्यष्टि का अर्थ है एक इकाई। व्यष्टि को कहीं कहीं देखने पर ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि सिंगल यूनिट, व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक इकाई, एक व्यक्ति, सिंगल यूनिट, सिंगल पर्सन। बात समझ रहे हैं? ये देखिए, एक इकाई, एक, यहां आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको अर्थशास्त्र समझाया तोड़ के, वैसे ही मैं समझा रहा हूं। व्यष्टि नहीं पढ़ो, आप पढ़ो व्यक्ति। तो एक व्यक्ति, एक इकाई का अध्ययन करेंगे तो वो क्या होगा?
कविता आपने माइक्रो ही लिखा है दोनों जगह, है ना? अभी आएगा समझ बेटा। व्यष्टि का अर्थ है एक इकाई, एक व्यक्ति। जब हम अर्थशास्त्र में केवल एक का अध्ययन करें, केवल एक इकाई, एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों का, एक्टिविटीज ऑफ सिंगल यूनिट, सिंगल पर्सन विल बी कंसीडर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मान लो कि एक पूरा घर है, पूरे घर में भैया कमाते हैं, पापा कमाते हैं, दीदी भी जॉब करती हैं, मम्मी भी जॉब करती हैं, सभी लोग जॉब करते हैं। जब हम एक एक सिंगल सिंगल पर्सन का यूज करेंगे कि आप इतना कमाते हैं, इतना खर्च करते हैं, आप लाते यहां से, आप फुलफिल यहां पर कर रहे हो, ये सारी की सारी, जब इंडिविजुअल आएगा उसमें आप क्या करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जब होल द फैमिली, जब ये माइक्रो माइक्रो बनकर आगे पहुंचेंगे तो वो क्या कहलाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र। संपूर्ण, समष्टि माने ऐसा नहीं दिख रहा, संपूर्ण, संपूर्ण, होल, होल। ठीक है। अब एक बात बताइए, यह समझ में आ गया, जब हम एक सिंगल व्यक्ति का, जब हम एक सिंगल व्यक्ति का अध्ययन करें, व्हेन वी स्टडी अ सिंगल पर्सन इज नोन एज व्यष्टि अर्थशास्त्र। एंड व्हेन वी स्टडी द होल द फैमिली और होल द नेशन, पूरे देश का अध्ययन करने लगे तो वो क्या होगा आपका? समष्टि अर्थशास्त्र। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द या तकलीफ? अभी केवल समझाया है, इसमें पूरा देश है, एक देश, एक कंट्री को हम इंक्लूड कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, और यहां पर हम एक व्यक्ति को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कोई देश है, मान लो, इसको आप एक बार ऐसे कैसे बनाओ, फिर मैं परिभाषाएं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है? सारा बताऊंगा, सारा बताऊंगा, एग्जाम्पल भी होंगे, सब कुछ होगा। देखो, जैसे मान लो ये भारत है, और इस भारत में टाटा भी है, बाटा भी है, अंबानी भी है, जियो भी है, बीएसएनएल भी है, एयरटेल भी है, बहुत सारे लोग हैं। सब कुछ बताया जाएगा बेटा, सब कुछ बताया जाएगा। क्यों इतना जल्दबाजी? कहीं जाना है क्या? तवे पर रोटी डाल के आए हो कि मतलब बस एक रोटी डाल के आए और मतलब जल जाएगी? जब आप केवल टाटा की कंपनी का अध्ययन करेंगे, केवल बाटा की कंपनी का अध्ययन करेंगे, केवल अंबानी की कंपनी का अध्ययन करेंगे, केवल जियो का अध्ययन करेंगे, केवल बीएसएनएल का अध्ययन करेंगे, तो बताइए कि वो क्या होगा, माइक्रो या मैक्रो? जब आप केवल टाटा का अध्ययन कर रहे हैं, केवल बाटा का अध्ययन कर रहे हैं, केवल अंबानी का, केवल जियो का, केवल बीएसएनएल का, when you are going to study only a single unit inside a country, it will be considered as microeconomics। देखो कमेंट, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मतलब यही चाहिए मुझे कि अगर समझ में आया तो बोलिए, नहीं आया, क्योंकि अगर कोई देख रहा है तो वो ऊपर वाला है, चाहे मेरा हो चाहे तुम्हारा हो, किसी का भी भगवान बुरा और अच्छा पर्टिकुलर नहीं हो सकता, वो सबका है। उसको ध्यान में रखकर आप अपना फीडबैक दीजिए। और एक बार बस इतना बता दो कि ये तरीका जो चल रहा है, आपको बिल्कुल अपना प्यारा बच्चा जो कि जीरो है, उससे भी नीचे है, उस तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब केवल एक फैक्ट्री का अध्ययन करें, only about a single unit is called microeconomics।
व्यष्टि अर्थशास्त्र, जब केवल एक फैक्ट्री का अध्ययन करें, व्हेन वी स्टडी ओनली अबाउट ए सिंगल यूनिट, एक ही फैक्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, रोहित जी बहुत सारा लव यू, बहुत सारा थैंक यू सब। बस जुड़े रहिए, आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, जो मैं क्लास में अभी नहीं बता रहा हूं या फिर जो टॉपिक नहीं चल रहा है उससे रिलेटेड अगर आप पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। बिल्कुल सारा नोट करना है मैडम, जो कुछ भी आपको दिख जाए, कहीं से कुछ भी मिल जाए, नई चीज जो आपको नहीं आती है वो सारा का सारा नोट करना है, क्योंकि यही तो है कि जो हमें नहीं आता वो स्वीकारना। एक्सेप्टेंस विल बी क्लेरिफाई योर डाउट। अगर आपने स्वीकार कर लिया तो आपका सारा डाउट क्लेरिफाई होगा। और ये स्वीकार कर पाने में बहुत कठिन हो रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत आसान है, मैं जानता हूं। 2 महीने के बाद आप देखना ये यूनिट आप लोगों को कठिन लगेगी, क्योंकि आप लोग अगर ये सोचोगे कि मैंने क्या कर लिया। पुष्पेंद्र सिंह चौधरी साहब, नहीं नहीं क्वेश्चन के बाद तो यहां से आ गया, यहां ये समझा दिया, फिर इसके बाद ये आ गया। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि अभी मैंने, बेटा ये लिख लिया ना आपने, किसी भी एक सिंगल पर्सन को दिक्कत, तीन महीने के आसपास 90 क्लासेस अर्थात 180 घंटों के आसपास में प्री और मेंस दोनों को साथ लेकर चल रहा हूं। और प्रत्येक एग्जाम, भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम हो, आपको यहां से बाहर नहीं दिखेगा। यहां तक किसी को डाउट? लिख लिया? ठीक। देखो बेटा दोबारा से आओ, इसमें टाटा भी रहता है, इसमें बाटा भी रहता है, इसमें बीएसएनएल भी रहता है, इसमें जियो साहब भी रहते हैं, इसमें रिलैक्सो चप्पल भी रहती है और एडिडास का जूता भी रहता है, सब चीजें रहती हैं। अभी तक अगर मैं टाटा का अध्ययन कर रहा हूं, वाटा का अध्ययन कर रहा हूं और एक एक का अध्ययन कर रहा हूं भैया, तो वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब मैं पूरे का अध्ययन करूंगा, जब हम एक पूरी कंट्री, व्हेन वी स्टडी ऑफ ए होल कंट्री, आप भी कमाते हैं, आपके पापा भी, आपकी दीदी भी, खाली दीदी की कमाई का अध्ययन हो रहा है, वो नौकरी करके आ रही है और उसकी हिसाब किताब लिया जाए। यू आर लिविंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पापा मम्मी दीदी भैया सब मिलके काम कर रहे हैं और बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम कहते हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसको ही कह रहे थे समष्टि अर्थशास्त्र। नहीं आया समझ में? ये नहीं आया समझ में? लिखा आपने? नहीं लिखा? प्रतिभा जी, हाँ जी मैम, ये करंट अफेयर के फाउंडेशन बैच में नहीं मैम, ये इकोनॉमिक्स से अलग से आएगा। बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ेंगे, बस पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, ठीक। क्योंकि ये अभी रफली समझा रहा हूं, अभी मेरे परिभाषाएं लिखी भी नहीं है, इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी ये पीडीएफ आपको पूरी मिलेगी। हम देखिए दोबारा से इसी कंसेप्ट पर आए। अर्थशास्त्र 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वन इज व्यष्टि मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड वन इज समष्टि मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें एक इकाई, एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है और इसमें संपूर्ण का, पूरे देश का अध्ययन किया जाता है।
ये जो है ये आपका अर्थशास्त्र का प्रकार है। फिर मैंने आपको समझाया कि अगर एक एक फैक्ट्री का अध्ययन, एक एक व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तो वो किस में आएगा, व्यष्टि में। अब कुछ मेरे सवाल, और सभी बताइए क्या आप तैयार हैं सवाल के जवाब देने के लिए? बताओ, क्या आप तैयार हैं सवालों के जवाब देने के लिए? तो कमेंट बंद कर लीजिए, कमेंट बंद कर लीजिए। कमेंट बंद कर लो। देखो भाई, एक तरफ मैं लिखूं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरी तरफ मैं लिखूं समष्टि अर्थशास्त्र। इट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। यहां से अगर हम बात करें बच्चा, पहला सवाल, पहला सवाल, निजी आय। मुन्ना चौरसिया आप लेट आए हैं, मैंने 40 मिनट सिलेबस डिस्कस किया था शुरुआत में, तो वो आप क्लास को दोबारा से देख लेना क्लास खत्म होने के बाद। टाइम टेबल वगैरह जो भी आपके डाउट रहते हैं सारा डिस्कस कर चुका हूं, और कितने महीनों में होगा, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाऊंगा, वो सब आएगा। हेलो फेलो ये सब मत करो, बस मेरे सामने कमेंट आने चाहिए कि मैंने पूछा है पर्सनल इनकम किस में आएगा, माइक्रो या मैक्रो। अगर है ताकत तो बताइए इसका जवाब। माइक्रो, निजी आय। प्रति व्यक्ति आय किस में आएगा? दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय किस में आएगा? नया बच्चा अगर बीच में आएगा तो उसकी समझ कैसे आ जाएगा बेटा? वैसे कोशिश करी जाएगी अगर वो बच्चा 20 मिनट के आसपास रुक रहा है क्लास में, तो नया बच्चा किसी भी टॉपिक पे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रति व्यक्ति आय भी देखो बेटा यही आएगा। पर कैपिटा इनकम देखो क्यों आएगा। अभी कमेंट बंद, बिल्कुल कमेंट ऑफ, बस सुनिए। प्रति व्यक्ति आय होती है किसी देश में एक व्यक्ति के द्वारा, एक प्रति लग गया ना, प्रति, तो क्या लग गया भाई, एक व्यक्ति के द्वारा। बात समझ रहे हैं? और अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आय कहां पर आएगी, नेशनल इनकम, पूरे देश की, पूरे देश की, राजकुमार जी का आया, फिर उसके बाद नेहा, धर्मेंद्र, निखिल, अंकित, रतन, अंजलि, शिवम, वैष्णवी, प्रिंस, याकूब, तारा, जमुना, ज्योति, अरुण, फातिमा, विजेंद्र, और तेज तेज कमेंट बेटा, तनु, याकूब, याक्सी, कानू, मयंक, सुधा, वेरी गुड भाई। राष्ट्रीय आय यहां पर आएगा, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम,
नेशनल, जितने A4 साइज पेज ले लो, एक पूरी रिम ले लो और उसमें दो वो होल करने वाला ले लो, और जो भी नोट्स बने उसके दोनों तरफ स्केल से अच्छा सा एक, ऐसा मान लो कि आपको ये करना है, A4 साइज पेज है, एक इधर की तरफ स्केल से बना लेना है, एक इधर की तरफ स्केल से बना लेना है, एक ऊपर बना लेना है, एक नीचे बना लेना है स्केल से, और इतने पर आपको नोट डाउन करना है A4 साइज कॉपी। और जब बाद में नोट्स बन जाए तो इसी की स्पाइरल करवा लीजिए, हमने तो भाई ऐसे ही बनाए थे। और अगर कोई नोट पॉइंट है आपको निकल गया, क्लास में नहीं आया समझ में, तो उनको यहां पर नोट करते चलिए, ये वाले जो पॉइंट आपने छोड़े हैं वो इसके लिए हैं कि आप इसको बाद में भी नोट कर लो, कुछ निकल गया कुछ आ गया, या फिर आपने कहीं और कुछ नया पढ़ लिया, ठीक, ऐसे कर लो। A4 साइज पेज की कॉपी अगर आप चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी में जो कॉपियां आती हैं वो लाइनिंग वाली कहां आती हैं, वो तो पर कैपिटा इनकम एक व्यक्ति की आय होती है, अभी के लिए यही समझो, बाकी का अभी आएगा, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन है, टॉपिक है, चैप्टर है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो किस में आएगा? सकल माने संपूर्ण, बस आप वर्ड पकड़ो, ये सवाल मनगढ़ंत नहीं है, ये सवाल आपके पेपर में, बहुत सारे एग्जाम्स में पेपर उठा के देखना और उसमें ये सब पूछा जाता है कहां पर क्या होता है। ये तो थे आसान सवाल, बच्चों वाले प्रश्न। कैसे थे भाई? ये बच्चों वाले प्रश्न थे। अभी बात करते हैं, ये सब आपके नोट्स से हैं, ये भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक कहानी सुनने आए हो? तो पढ़ाई कर लो भाई, पढ़ाई। अब आप एक बात बताओ, निजी आय, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, ये सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये आपने समझ लिया, ये तो आसान सवाल थे। इनके जवाब तो वह प्रत्येक व्यक्ति दे देता जो तैयारी भी नहीं कर रहा होता। अभी आपको और सवालों के जवाब देने हैं, वो कैसे, अब समझो। अपर लेवल, थोड़ा अपग्रेड वर्जन हो गया है अब, तो ध्यान से सुनिएगा, और कमेंट एक भी मत करना, जैसे ही मैं कह दूं कि सवाल का जवाब बताओ, वैसे ही आप लोग जवाब देने लग जाइएगा, और आराम आराम से, ठीक है? प्रतिभा जी, निखिल जी, प्रिंस, प्रीति, यक्षी, निखिल, प्रीति, यही है मेरे सामने नाम अभी, बाकी के आ जाएंगे तो प्रियांशु, सब बताया जाएगा, बस 10 दिन दे दो मुझे। प्रीति, निक्का, धीरेन्द्र जी, बिल्कुल। एक बात बताओ, माइक्रो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस अर्थशास्त्र में, किस अर्थशास्त्र में आप वस्तुओं की कीमत देखोगे, आप वस्तुओं की कीमत देखोगे, इन विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स यू आर गोइंग टू जस्टिफाई द कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ एनी गुड्स और सर्विस? किस में आप जस्टिफाई करोगे, बार्गेनिंग करोगे? आप ये मार्कर लेने गए, आप ये बोर्ड खरीदने गए, आप ये शर्ट खरीदने गए, आप घड़ी खरीदने गए, आप ये माइक खरीदने गए, वो किस में आएगा? कीमत सिद्धांत किस में आएगा? वेरी गुड साहब, पवन, निशा, मिथिलेश, रोली, मानसी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जबरदस्त कर रहे हो आप, बहुत बेहतर करोगे। देखो भाई, यह कीमत सिद्धांत पर आधारित है। कीमत सिद्धांत, कॉस्ट थ्योरी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला व्यक्ति ही कॉस्ट की बात करता है,
कॉस्ट की बात कौन करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक व्यक्ति, आप गए, भैया मुझे माचिस दे दो, उसने कहा माचिस 2 रुपए की, कि नहीं कल तो आपने 1 रुपए की दी थी। तो आपने कहा कि यार 1 रुपया की 2 रुपए में कैसी हो गई? तो वो जो चीजें हैं जो आप जा रहे हो, कीमत कहां पर देखोगे जाके? तो वो आएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। संदीप सेन साहब, यू आर अमेजिंग सर, एवरीथिंग इज क्लियर, दैट आई रियली अप्रिशिएट इट, वेरी वेल लेसन सर, लव यू, मोर लव यू। आशुतोष जी सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, प्लीज अपने तरीके से पढ़ाइए, यही तरीका है, इससे बेहतर भी है, आपकी समझ में पूरा आएगा। बस थैंक यू सो मच। याक्षी, नितिन, देखो इतनी तारीफ है मत करो कि मैं उड़ने लग जाऊं, क्योंकि ये दिस इज माय वे, और इसी तरीके से चलता हूं, इसी तरीके से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताओ, पूरे देश की जो नीति होती है ना, जैसे हमारे देश है तो हमारे इस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? बहुत सारा लव यू आप सभी को, इतने सारे कमेंट मत करो, मतलब ठीक है, अच्छा है, पहली क्लास है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं है कि मैं अभी उड़ने लग जाऊं, तो जमीन पे रहने दो मुझे। अभी निर्मला जी हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, और जो वित्त मंत्री जो पॉलिसी बनाती है ना, पूरे देश की नीति जो बनती है, उसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं। देखो राजकोष, राजा का कोष, वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार राजकोष पर अधिकार राष्ट्रपति का होता है, लेकिन ऑल यू नो वेल, राष्ट्रपति इज जस्ट ए स्टैंप ऑफ रबर, उसके ऊपर कैबिनेट का अधिकार है। तो राजकोषीय नीति कौन बनाता है मेरे बच्चा? भारत सरकार, इनडायरेक्ट वे में निर्मला जी, सीतारमण जी, ठीक है। पूरे देश की नीतियों को हम क्या कहते हैं बच्चा? राजकोषीय नीति, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो आपसे पूछे कि बेटा फिस्कल पॉलिसी कहां पर आएगी? राज के कोष को, अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बस समझाने के लिए मैंने बदली है स्लाइड, परेशान मत होना। राज का कोष, कोष माने धन, राज माने हमारा राज्य, और यहां राज्य का ताल्लुक है देश से। तो देश का जो धन है, संपूर्ण धन, संपूर्ण धन, उस पर अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का, क्योंकि हमारे देश का जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन है बेटा? राष्ट्रपति है। लेकिन राष्ट्रपति की सलाह के लिए कैबिनेट बनी है, और कैबिनेट में ही फाइनेंस मिनिस्टर नाम का शब्द होता है, वित्त मंत्री। तो इनडायरेक्ट वे में हम कहें कि वित्त मंत्री राष्ट्रपति को फाइनेंशियल पॉलिसी, या फिर भारत सरकार क्या जारी करेगी? आपकी राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी कहते हैं जिसको। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? सब पीडीएफ मिलेगा, परेशान मत हो ना, पूरा पीडीएफ मिलेगा एप्लीकेशन पर, इसी के साइड में पीडीएफ का ऑप्शन है, वहां पर पीडीएफ डाल दी जाएगी। राजकोषीय नीति पर किसका अधिकार होता है? भारत सरकार का। दोबारा सुन लेना जो मैं बता रहा हूं, दोबारा सुन लेना। हाँ विनोद माली साहब, संभाल लिया है अपने आप को, मैं संभला हुआ हूं ऑलरेडी, और वो चीजें बेहतर है कि आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है दिल से। और हाँ, यूपीएससी फाउंडेशन बैच में अपलोड होगी। भारत सरकार, 100 रुपए में एक टाइम का खाना नहीं आता सर, बिल्कुल ठीक बात बोलते हैं, और मैं भी यही बोलूंगा कि आप अपने साथियों को, मतलब हजारों रुपया ले लेते हैं लोग,
और सिलेबस की तो बात छोड़ो, ऑफलाइन क्लास में जब आप जाओगे तब भी आप लोगों को इस तरह का इवन एक एक सिंगल पॉइंट इस तरह से नहीं बताया जाएगा जिस तरह से कि आप लोगों को बिना समझे ही समझ में आ जाए। करूंगा रिपीट पूजा, थोड़ा सा समझ लो। मैं तो बोलूंगा कि अपने साथियों को बताइए, इकोनॉमिक्स की क्लास को 1000 से ऊपर करिए लाइव, क्योंकि इसका बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स आना चाहिए। और बाकी मैं तो कह रहा हूं बहुत जबरदस्त दो। हाँ, यूपीएससी फाउंडेशन पीसीएस सबके लिए है। गौहर हुसैन साहब, राजकोषीय नीति कौन बनाता है? भारत सरकार। राजकोषीय राजकोष पर अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति का। इसमें संपूर्ण धन की बात होती है, जो भी टैक्स से इकट्ठा होकर आया, सब्सिडी से जो बचा, या फिर विदेशों से जो कुछ भी लेकर आ गए, वो कहां पर चला गया सर? यहां पे पहुंच गया। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है, लेकिन इसकी सलाह के लिए कौन होता है? कैबिनेट होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ये बनाती हैं। तो ये समझ में आपके आ गया होगा। ये केवल समझाने के लिए है कि जो ये कह रहे हो कि सर राजकोष समझ में नहीं आता वो क्या होता है, तो आई जस्ट ट्राई टू डिफाइन द राजकोष। तो फिस्कल पॉलिसी किस में आएगी? राजकोष में। बताओ। नितिन गुर्जर पूरा समझा देंगे। अब एक बात बताना कि मॉनिटरी पॉलिसी कहां पर आएगी? मॉनिटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, व्यष्टि में, समष्टि में? व्यष्टि में या समष्टि में? मॉनिटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति कहां पर आएगी आपकी? समष्टि अर्थशास्त्र में। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है? और अगर है तो पूछ लो। व्हाट इज मॉनिटरी पॉलिसी? आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लेरिफाई। मॉनिटरी पॉलिसी, इसको हिंदी में बच्चा कहते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक शब्द बना है मुद्रा से, और मुद्रा को अंग्रेजी में कहते हैं मनी। अगर आपकी जेब में मनी है तो कुंडली का शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नमस्ते भान सिंह साहब। अगर आपकी जेब में मनी है तो आपका शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुना है डायलॉग? मॉनिटरी पॉलिसी की बात कर रहा हूं बेटा। मॉनिटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, मनी। अच्छा एक बात होता, मुद्रा कौन छापता है भारत में? मुद्रा कौन छापता है भारत में? मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं कविता। आरबीआई। देखो किस जबरदस्त बता रही भाई, तेज प्रकाश, मयंक, और इतना जबरदस्त चल रहा है फीडबैक, तो मानो ही मत के मेरा विश्वास करो। बढ़िया, बहुत जबरदस्त, धन्यवाद, सत सत नमन आप लोगों की मेहनत को। आरबीआई बनाता है ना? ₹1 से ऊपर के जो नोट होते हैं, सारे नोट कौन छापता है? आरबीआई। और इस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। अरे क्या दिक्कत है इसमें? मौद्रिक नीति। देखो बता रहे हैं, शक्तिकांत दास हैं इस समय आरबीआई के गवर्नर। सिक्के भारत सरकार के खाते में चले जाते हैं। हमने यहां पे जो लिखा है वो देखो, नोट लिखा है। तो भारत में आप एक बात बताओ, आपको मैं एक बोरी भर के सिक्के दूं तो आप उनको लोगे? एक बोरा भर के आपको नोट दूं, उनको लोगे? बताओ।
क्या लोगे? नोट लोगे? अरे नोट की वैल्यू ज्यादा होती है, सिक्के सर पे रख के ढो रहे हो, पता चला कि 4 कदम जाके गिर गए, बेहोश होके पड़े हुए, कोई सिक्का ले ही नहीं रहा, है ना? ऐसे थोड़ी ना होगा। एक का नोट वो वित्त मंत्रालय होता है, वो वित्त मंत्रालय जारी करता है, उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नहीं नहीं, सारा कुछ नहीं लेना, नोटों की बात करनी है। मौद्रिक नीति होती है कि जहां पर धन की बात आएगी, जहां पर मुद्रा की बात आएगी, जहां पर नोट की बात आएगी, 2 रुपए का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का नोट अभी। तो जब इनकी बात आएगी, जब ब्याज दर कम होंगी, क्योंकि ब्याज तो इस पर ही लगती है, तो ब्याज दर आरबीआई ने कम की है, तो पूरे देश की कम करेगी या फिर पर्टिकुलर एक बैंक की? बताओ। ब्याज दर आरबीआई कम करेगी तो किसी एक बैंक की कम करेगी या पूरे देश की, ऑल इंडिया की करेगी? ऋषि पाटिल साहब, विशाल साहब, मानसी मिश्रा, कॉइंस की बात नहीं, अंकित यादव, अजमल, श्रीराम, बॉबी, अनुज, पूरे देश की? तो पूरे देश की करेगी तो आ जाओ ना भैया। मॉनिटरी पॉलिसी किस में आएगी? समष्टि अर्थशास्त्र में। आज का अंतिम सवाल, 2 घंटे आपने बहुत जबरदस्त तरीके से मेरे साथ व्यतीत किए, तो आप एक बात बताइए नॉर्मल सी, कि अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे उपभोक्ता सिद्धांत या फिर उत्पादक सिद्धांत, किस में आएगा? अंतिम सवाल आपका। 8 बजे मिल जाना, कल से सवेरे 8 बजे, ठीक है? 8 बजे मिलना है। उपभोक्ता सिद्धांत किस में आता है? कंज्यूमर थ्योरी, माइक्रो में, माइक्रो में बेटा। उपभोक्ता हो आप, उपभोक्ता सिद्धांत कंज्यूमर थ्योरी, कंज्यूमर थ्योरी, या फिर मैं बात करूं उत्पादक सिद्धांत, प्रोडक्शन थ्योरी। सोहेल सुचिता नायक, देख लिया भाई कमेंट, हजारों कमेंट आते हैं 1 सेकंड में, तो और मैं तभी से कोशिश यही कर रहा हूं कि आप लोग केवल और केवल मतलब के कमेंट करें, बाकी का कोई भी अनर्गल कमेंट ना करें। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, 2 घंटे क्लास रहेगी, और जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल रहेगा हम और बेहतर से बेहतर कराने का प्रयास करेंगे। अभी आप बताइए बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, देवी देवताओं, कि रिवीजन कौन कौन करेगा, या फिर कल से ही रिवीजन शुरू करें? चलो एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं, क्योंकि कमेंट थोड़ा स्लो करो। एक भैया कुछ पूछना चाहते हैं, उनका कमेंट बहुत जल्दी में निकल गया ऊपर। बड़ा सा कमेंट था उनका, अगर गलत कमेंट हुआ तो उसको फटकार भी मिलेगी। धीरे धीरे करो भाई कमेंट। चलो, शुरुआत हुई थी बेटा यहां से। इकोनॉमिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है कौटिल्य ने। कौटिल्य चंद्रगुप्त का गुरु था, और यह राजनीति विषय की एक पुस्तक थी। विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था तक्षशिला, उसका प्राचार्य था।
उसके बाद इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र आपको समझाया, आप कुछ मत करिए, अर्थ और शास्त्र तोड़ लो। शास्त्र का अर्थ होता है पुस्तक, अर्थ का अर्थ होता है, इंग्लिश में लिखेंगे तो बेहतर आएगा, रिसोर्सेज, वह पुस्तक जिसमें संसाधनों का उल्लेख हो, इन विच रिसोर्सेज आर स्टडीज। पीवाईक्यू के लिए कोई भी पुस्तक ले लो, क्योंकि पीवाईक्यू का कोई भी पब्लिकेशन मैटर नहीं करता, क्योंकि जो क्वेश्चन है वही आएगा उसमें, है ना। रिसोर्सेज वह प्रत्येक वस्तु जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो, दैट एवरीथिंग बाई विच एवरी ह्यूमन बीइंग कैन फुलफिल देयर नीड्स, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो प्राकृतिक और नेचुरल रिसोर्सेज दो प्रकार के हैं होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। जिनको मानव अपने हाथ से बनाए, जैसे सड़क बनाई, बांध बनाया, परिवहन बनाया। प्राकृतिक हवा, जल, धूप, खनिज, लवण, ये सब ये हमें प्रकृति ने दिए हैं, भगवान ने दिए हैं, हमें उस शक्ति ने दिए हैं। आग किसमें आएगा? आग भी बेटा अगर धूप की बात करेंगे तो वो आएगा आपका नेचुरल में, अगर हम आग की बात करेंगे तो वो आपका मानव निर्मित में आ जाएगा। फिर हमने कहा कि हमारी इच्छाएं असीमित हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन सीमित हैं। इन असीमित इच्छाओं का असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधनों से कैसे पूरा किया जाए, यही आपको अर्थशास्त्र बताता है। फिर आपको बताया था कि संसाधनों को ऐसे खर्च मत कर दो कि आपके घर में 1 लीटर पानी है और उसको तुरंत ही पी के काम चला लिया। भैया बच्चे भी होंगे, उनके भी लिए संभाल के रखना है। तो जब हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कुछ इस प्रकार करते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम आ जाए, तो वो क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें संसाधनों का उपयोग बहुत सोच समझ के करना है। आज मान लो आपके पास 10,000 रुपए आ गए, तो 10,000 रुपया आज ही खर्च कर दोगे, कल के भीख मांगोगे। अगर इस प्रकार से आप अपने संसाधनों का, रिसोर्सेज का यूज करोगे, जैसे कि कल के लिए भी कुछ चीजें सुरक्षित रहें, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यही इसमें लिखा हुआ है, आगामी पीढ़ी के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहें। अर्थशास्त्र मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने कहा। अर्थशास्त्र का पिता है ये, इसने पुस्तक लिखी थी 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। अर्थशास्त्र के 2 प्रकार होते हैं, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि में जब एक सिंगल यूनिट की बात की जाए, व्यष्टि को आपको समझना है व्यक्ति से, और समष्टि को समझना है समस्त से, संपूर्ण से, तो वो आपका इधर हो जाएगा। फिर मैंने आपको बारी बारी से समझाया, जैसे खाली टाटा कंपनी की बात करें, बाटा कंपनी की बात करें, अंबानी की बात करें, जियो, बीएसएनएल की एक एक की बात करें, तो वो व्यष्टि में आएगा। और जब हम पूरे की बात करें एक साथ इकट्ठे की, तो वो समष्टि में आएगा। फिर ये जो सवाल जो पूछे गए हैं, ये डिट्टो पूछता है आपसे पेपर में कि बताइए फिस्कल पॉलिसी किसके अंतर्गत आएगी, तो आप कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मॉनेटरी पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये पूरे देश के लिए बनाई जाती है। और निजी आय, प्रति व्यक्ति आय, कीमत सिद्धांत, उपभोक्ता सिद्धांत, उत्पादक सिद्धांत, ये एक व्यक्ति का होता है। ये क्या होता है आपका? व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। तो बात यह है कि अंत तक आप लोग खूब जुड़े रहे और ठीक ठाक आपकी समझ में आया। बस एक बार ये बता दो, कितने बच्चों को परफेक्ट समझ में आया? 100 के आसपास तो भाग गए। जल्दी बता दो, ऐसा कितने बालक हैं जिनकी समझ में बिल्कुल नहीं आया? इकोनॉमिक्स टिप्स पर रटवा दूंगा। टिप्स का मतलब होता है जुबान का अगला भाग। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। कल सवेरे 8 बजे 3 महीने के आसपास सिलेबस इकोनॉमिक्स का आप एसएससी से लेकर यूपीएससी तक कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेना। वीडियो पूरा देखना जिन्होंने आज क्लास नहीं करी, और कल से मुझे आप लोग सवेरे 8 बजे ऑन द स्पॉट 8 बजे चाहिए, चाहे नहाओ धोओ, खाना खाओ मत खाओ, आईएएस बनना है, सुबह 8 बजे जगना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए। कुमार एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन को इतना सारा प्यार और इतना सारा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल मिलते हैं सवेरे 8 बजे। थैंक यू सो मच। अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।